Good evening, students. So, this is our lecture number 77 on the Code of Criminal Procedure 1973 and the भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023. तो अपने लास्ट लेक्चर में हमने अपनी डिस्कशन कंक्लूड की थी चैप्टर 20 की, ठीक है. और आज हम लोग अपनी डिस्कशन शुरू करेंगे चैप्टर 21 की, विच इज़ बेसिकली रिलेट्स टू ट्रायल ऑफ समन्स केसेस बाय मैजिस्ट्रेट, ठीक है. अच्छा, इससे पहले हम लोग आगे बढ़े, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मैंने एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया है जिस पर मैं पैरेलली हिंदू लॉज के जो लेक्चर बना रहा हूँ उसके नोट्स भी अपलोड कर रहा हूँ. तो दैट विल हेल्प यू इन योर प्रिपरेशन. उसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिए. लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. अब आगे बढ़ते हैं. आगे बढ़ने से पहले मैं आपको पहले एक चीज़ समझा दूँ कि जब मेंस की बात आती है, ठीक है, तो मेंस में जो चीज़ आपको ध्यान रखना है दैट इज़ चैप्टर 19 ओनली फॉर द पर्पज ऑफ मेंस, ठीक है. चैप्टर 20 या 21 से बहुत रेयरली ही क्वेश्चन पूछते हैं मेंस में, लेकिन चैप्टर 19 से अक्सर क्वेश्चन पूछते हैं. तो आपको चैप्टर 19 के बारे में, चैप्टर 19 में जो प्रोसीजर दिया गया है कोर्ट ऑफ सेशन में ट्रायल का, उस पर आपका एक अच्छा कमांड होना चाहिए, ठीक है. तो मैं एक बार आपको समझा देता हूँ कि अगर आपसे ये सवाल पूछे कि कोर्ट ऑफ सेशन में ट्रायल का क्या प्रोसीजर होता है, क्या प्रोसीजर फॉलो किया जाता है, तो उसमें आप आंसर राइटिंग कैसे करोगे, तो मैं आपको एक बार समझा दे रहा हूँ. मैं आपको लिटरली पूरा आंसर लिख के नहीं बताऊंगा, बट आपको एक बार समझा दूंगा कि आपको आंसर फ्रेम कैसे करना है, ठीक है. तो जैसे कि इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड कई बार क्वेश्चन पूछ देता है. ये पूछता है कि जो पूरा इन्वेस्टिगेशन है उसमें क्या प्रोसीजर फॉलो होता है, कैसे इन्वेस्टिगेशन कंक्लूड होती है, चार्जशीट किसको सबमिट की जाती है, ये सारी की सारी चीज़ें जो आपको लिखनी पड़ती हैं, ठीक है. तो कई बार इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल साथ में पूछ देता है, कभी कभार ये सेपरेटली पूछे जाते हैं, ठीक है. तो हम लोग एक बार समझते हैं कि अगर आपसे सवाल पूछा जाए मेंस में कि कोर्ट ऑफ सेशन में क्या प्रोसीजर फॉलो होता है फॉर द पर्पस ऑफ ट्रायल, तो उसका आंसर आप कैसे लिखेंगे. सबसे पहले आप एक बेसिक इंट्रोडक्शन देंगे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के बारे में, एंड उसके बाद आप लोग आगे बढ़ेंगे और सबसे पहले मेंशन करेंगे दैट बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 248 एंड 249 जो कोर्ट ऑफ सेशन में ट्रायल होगा वहां पर केस ओपन करेगा पब्लिक प्रोसिक्यूटर. दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट यू गोना राइट इन योर आंसर, ठीक है. देन उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और हम लोग अब चार्ज फ्रेमिंग के स्टेज पर एंटर करेंगे. आपको मैंने पूरी कहानी बताई थी ना कोर्ट ऑफ सेशन के ट्रायल की, कि आखिर हम लोग ट्रायल तक कैसे पहुंचते हैं. इस पॉइंट ऑफ टाइम पे चार्जशीट सबमिट होती है. फिर सेक्शन 210 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी के अंदर मजिस्ट्रेट जो है वो पुलिस रिपोर्ट के जो मजिस्ट्रेट और पुलिस रिपोर्ट के बेसिस पर कॉग्निजेंस लेते हैं, ठीक है. उसके बाद क्या होता है, उसके बाद सेक्शन 230 के वर्च्यू से सप्लाई ऑफ डॉक्यूमेंट्स होता है, ठीक है. दिस इज सप्लाई ऑफ डॉक्यूमेंट्स. उसके बाद क्योंकि वो केस एक्सक्लूसिवली ट्रायबल है बाय द कोर्ट ऑफ सेशन बाय वर्च्यू ऑफ शेड्यूल 1 कॉलम 6, ठीक है. ये सारी इंफॉर्मेशन आप मेंशन कर सकते हो चार्जशीट के सबमिशन के बाद कि सप्लाई ऑफ डॉक्यूमेंट होगा. फिर सेक्शन 232 के अंदर कमिटल होगा केस का, और सेक्शन 227 के अंदर देन उसके बाद इशू ऑफ प्रोसेस होगा. ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हैं, ठीक है. अच्छा, आई एम सो सॉरी, ये जो इशू ऑफ प्रोसेस है इट विल कम आफ्टर सेक्शन 210, ठीक है. इशू ऑफ प्रोसेस के बाद आपका सप्लाई ऑफ डॉक्यूमेंट होता है और उसके बाद कमिटल होता है. तो ये सारी इंफॉर्मेशन आप मेंशन कर सकते हो अपनी आंसर में, ठीक है. तो सबसे पहले हम लोग ये लिखेंगे कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो है वो केस ओपन करेगा फ्रॉम द साइड ऑफ प्रोसिक्यूशन. देन उसके बाद हम लोग चार्ज फ्रेमिंग के स्टेज में एंटर करेंगे. मैंने आपको ये बताया हुआ है कि जो चार्ज प्रोसीडिंग होती है उसमें टोटल 4 स्टेजेस होते हैं. तो सबसे पहले आप सेक्शन 250 में एंटर करोगे एंड आप बताओगे कि इशू ऑफ प्रोसेस के बाद और सप्लाई ऑफ डॉक्यूमेंट्स के बाद ठीक है, सप्लाई ऑफ डॉक्यूमेंट और कमिटल के बाद 60 डेज का टाइम फ्रेम होता है जिस बीच में एक्यूज्ड एक एप्लीकेशन सबमिट कर सकता है कि मेरे अगेंस्ट में कोई भी चार्जेस इंपोज नहीं किए जाएं, बिकॉज यहां पर जो पर्पस है मेरे अगेंस्ट में ट्रायल को कंडक्ट करवाने का वो मेलिशियस है, ठीक है. और अगर वहां पर कोर्ट सेटिस्फाइड है तो बेस्ड ऑन दैट एप्लीकेशन कोर्ट एक्यूज्ड को डिस्चार्ज कर सकता है, ठीक है. अब अगर यहाँ पे 60 डेज की जो एप्लीकेशन दी गई थी उस पर डिस्चार्ज नहीं किया कोर्ट ने, देन सब्सिक्वेंटली हम लोग आगे बढ़ेंगे आर्ग्यूमेंट्स ऑन चार्ज पर, ठीक है. दैट इज अंडर सेक्शन
251, ठीक है। चार्जेस पर आर्ग्यूमेंट होगा, फिर उसके बाद आप लिखेंगे आर्ग्यूमेंट के बाद कोर्ट वहां पर आर्ग्यूमेंट के बेसिस पर भी एक्यूज को डिस्चार्ज कर सकता है, ये आप मेंशन करोगे वहां पे। देन उसके बाद आप आगे बढ़ोगे, अगर वहां पर कोर्ट सेटिस्फाई नहीं हुआ कि यहां पर एक्यूज को डिस्चार्ज करना है, तो जो नेक्स्ट स्टेज आता है हमारा वो है फ्रेमिंग ऑफ चार्ज, ठीक है। तो अगला हम जो लिखेंगे आंसर राइटिंग में वो हम लिखेंगे फ्रेमिंग ऑफ चार्ज, इन शॉर्ट मैं एफओसी लिख दे रहा। और विद द फ्रेमिंग ऑफ चार्ज ट्रायल कमेंसेस, ये भी आपको इंफॉर्मेशन मेंशन करनी है उसमें, ठीक है। फ्रेमिंग ऑफ चार्ज के बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो क्या आता है, रीडिंग ओवर एंड सिग्नेचर ऑफ द एक्यूज्ड, एंड लास्ट में आपका आता है प्ली ऑफ गिल्ट। ये जो इंफॉर्मेशन है, फ्रेमिंग ऑफ चार्ज, रीडिंग ओवर एंड सिग्नेचर, फ्रेमिंग ऑफ चार्ज यू विल फाइंड अंडर सेक्शन 251 एंड रीडिंग ओवर और प्ली ऑफ गिल्ट जो है दैट यू विल फाइंड अंडर ऑल्सो सेक्शन 251, ठीक है। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो है कन्विक्शन ऑन प्ली ऑफ गिल्टी। अब जो प्ली ऑफ गिल्ट था उसके बेसिस पर कोर्ट के पास डिस्क्रिशन है कि वो एक्यूज को कन्विक्ट भी कर सकते हैं, या फिर अगर वो सेटिस्फाइड नहीं है उस प्ली ऑफ गिल्ट से तो वो क्या होता है, प्रोसिक्यूशन को इनवाइट करते हैं कि वो अपने एविडेंसेस को फर्निश करे, ठीक है। तो नेक्स्ट आप लिखेंगे सेक्शन 252 जहां पर आप ये बताएंगे कि प्ली ऑफ गिल्ट के बेसिस पर कोर्ट की डिस्क्रिशन होती है कि वो एक्यूज को कन्विक्ट कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर यहां पर कन्विक्ट नहीं किया तो फिर वी विल एंटर इनटू सेक्शन 253। आपको सेक्शंस नहीं भी याद हो कोई दिक्कत नहीं है, आपको बस प्रोसीजर ध्यान होना चाहिए, ठीक है। अगर कन्विक्शन नहीं हुआ सेक्शन 252 के अंदर तो अगला प्रोसेस क्या आता है, डेट फॉर प्रोसिक्यूशन एविडेंस, ठीक है। एक डेट डिसाइड की जाती है जिस दिन प्रोसिक्यूशन को बुलाया जाता है कि वो अपने विटनेसेस और एविडेंसेस को फर्निश करे, ठीक है। अब यहां पे डेट डिसाइड हो गई तो नेक्स्ट क्या आएगा, नेक्स्ट आएगा सेक्शन 254 विच बेसिकली रिलेट्स टू द एविडेंस फॉर प्रोसिक्यूशन, ठीक है। अब यहां पर जो प्रोसिक्यूशन है वो अपने एविडेंसेस देगा, और ये चीज मैंने आपको बताया था, ठीक है। ये चीज मैंने आपको बताया था कि कोर्ट ऑफ सेशन एकमात्र ऐसा कोर्ट है जहां पर 2 स्टेजेस पर एक्विटल हो सकता है। तो मैंने आपको ये चीज समझाया था कि प्रोसिक्यूशन के एविडेंसेस को रिकॉर्ड करने के बाद अगर कोर्ट सेटिस्फाइड नहीं है कि आगे की प्रोसीडिंग को कंटिन्यू करना चाहिए, तो वहां पर सेक्शन 255 के अंदर बेस्ड ऑन द एविडेंसेस फर्निश्ड बाय द प्रोसिक्यूशन कोर्ट एक्यूज्ड को एक्विट कर सकता है। यहां तक आपको क्लियर है। फिर 255 के बाद क्या होता है, अगर यहां पर कोर्ट ने एक्विट नहीं किया, अगर यहां पे एक्विट कर दिया तो ट्रायल वहीं पे एंड हो जाएगा, लेकिन अगर एक्विट नहीं किया तो नेक्स्ट जो है दैट विल बी क्या होता है, इसके बाद हम डिफेंस को बुलाते हैं, ठीक है, एंटरिंग अपॉन डिफेंस। अब हम डिफेंस को इनवाइट करते हैं कि वो अपने साइड के विटनेसेस को बुलाएं, अपने साइड के एविडेंसेस को फर्निश करें, ठीक है। फिर सेक्शन 257 के अंदर आर्ग्यूमेंट होता है। आपको इसमें वो सारी इंफॉर्मेशन मेंशन नहीं करनी है कि क्रॉस एग्जामिनेशन होगा, एग्जामिनेशन इन चीफ होगा, आपको प्रोसीजर बताना है, ठीक है। और आर्ग्यूमेंट के बाद लास्ट में आपका आता है सेक्शन 258 विच इज जजमेंट, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको आंसर लिखना है, आपको ये प्रोसीजर फॉलो करना है, क्लियर है आपको। और ये सेम प्रोसीजर जो है ये वारंट केसेस में भी फॉलो किया जाता है। बस जो एक डिफरेंस आप नोटिस करेंगे वो यही है कि कोर्ट ऑफ सेशन जब ट्रायल करता है तो वो 2 स्टेजेस पर एक्विटल कर सकता है, लेकिन जब मजिस्ट्रेट किसी वारंट केस का ट्रायल करते हैं तो वहां पर सिर्फ जजमेंट के टाइम पर ही एक्यूज्ड को एक्विट किया जा सकता है। इज दैट क्लियर, ठीक है। हाँ, तो आज हम लोग शुरू करेंगे चैप्टर 21। शुरू करते हैं। ये भी लगभग सेम ही है, इसमें कोई बहुत डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा नहीं। बस मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब वारंट केस होता है तो हम चार्ज फ्रेम करते हैं, लेकिन जब समन्स केस होता है तो हम बस एक नोटिस ऑफ एक्यूजेशन देते हैं। यहाँ पर चार्ज फ्रेम करना मैजिस्ट्रेट की डिस्क्रिशन होती है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, इसका हेड नोट क्या कहता है, सब्सटेंस ऑफ एक्यूजेशन to be stated. When in a summons case, the accused appears or is brought before the magistrate, the particulars of the offence of which he is accused shall be stated to him, and he shall be asked whether he pleads guilty or has any defense to make, but it shall not be necessary to frame a formal charge. मतलब यहाँ पर चार्ज को फ्रेम करना नेसेसरी नहीं है, आप बिना चार्जेस को फ्रेम किए बस एक्यूज्ड को इसका नोटिस दे सकते हैं कि उसने क्या ऑफेंस कमिट किया है। और देखिए यहाँ पर क्या टर्म यूज हुआ है, व्हेन ए समन्स केस द एक्यूज्ड अपीयर्स or is
ब्रॉट बिफोर द मैजिस्ट्रेट। अपीयर्स का मतलब क्या होता है कि समन भेजा गया था और वो जो एक्यूज्ड है वो चुपचाप कोर्ट के सामने आ गया जब भी उसको बुलाया गया था। ब्रॉट बिफोर का मतलब क्या होता है कि वारंट के थ्रू उसको फोर्सफुली लाया गया है। अब एक बात बताइए, समन्स केस में वारंट, कितना absurd लग रहा है ना। अगर आपको याद हो, जब मैंने आपको चैप्टर 6 पढ़ाया था तो मैंने आपको कुछ सिचुएशंस बताए थे जहां पर समन्स केसेस में भी वारंट इशू किया जा सकता है अगर एक्यूज जो है वो समन से कंप्लाई ना कर रहा हो। तो इसलिए यहां पर ब्रॉट बिफोर द मैजिस्ट्रेट भी यूज किया गया है, ठीक है। द पर्टिकुलर्स ऑफ द ऑफेंस ऑफ विच ही इज एक्यूज्ड शैल बी स्टेटेड टू हिम, दैट इज द नोटिस ऑफ एक्यूजेशन, ठीक है। एंड उसके बाद यहीं पर प्ली ऑफ गिल्ट भी हो जाएगा। एंड ही शैल बी आस्क्ड वेदर ही प्लीड्स गिल्टी और हैज एनी डिफेंस टू मेक। यहीं पर एक्यूज को हम मौका देंगे कि वो मान ले कि उसने ऑफेंस कमिट किया है। अलॉन्ग विद दैट हम उसको अपॉर्चुनिटी देंगे कि वो अपने साइड को भी प्रेजेंट करे कि मतलब उसने ये ऑफेंस कमिट किया है कि नहीं किया है, ठीक है। ये ट्रायल नहीं है, ये अभी ट्रायल से पहले का प्रोसीजर हम लोग फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। प्रोवाइडेड दैट इफ द मैजिस्ट्रेट कंसीडर्स द एक्यूजेशन एज ग्राउंडलेस he shall after recording reasons in writing release the accused and such release shall have the effect of discharge, ठीक है। अब जो एक्यूजेशन लगाया ही गया था एक्यूज्ड के ऊपर वही मैजिस्ट्रेट को फ्रिवलेस लगे या ग्राउंडलेस लगे, तो सिर्फ इस बेसिस पर भी जो मैजिस्ट्रेट है वो एक्यूज्ड को डिस्चार्ज कर सकते हैं। और मैंने आपको ये चीज बताया है कि बिफोर ट्रायल देयर विल ऑलवेज बी डिस्चार्ज एंड आफ्टर ट्रायल देयर विल ओनली बी एक्विटल। तो इसका मतलब क्या है, अगर आप डिस्चार्ज पढ़ रहे हो तो मतलब हम लोग अभी यहाँ पर ट्रायल के फेज में एंटर नहीं किए। मतलब यहां पर बेसिकली ये कह रहा है कि अभी देखो बुलाया गया एक्यूज्ड को, ठीक है, एक्यूजेशंस वगैरह उसके ऊपर लगे हुए हैं। जो एक्यूजेशन है ना वो पूरी तरीके से ग्राउंडलेस लग रहे हैं मैजिस्ट्रेट को, मतलब यहां पर कोई भी सब्सटेंशियल केस बन ही नहीं रहा है। तो उस ही फेज पर अगर मैजिस्ट्रेट को लगता है कि यहां पर कोई सब्सटेंशियल केस नहीं बन रहा है, वो वहीं पर एक्यूज को डिस्चार्ज कर सकते हैं, ठीक है। कन्विक्शन ऑन प्ली ऑफ गिल्टी, मैंने बताया यहाँ पे प्ली ऑफ गिल्ट हो चुका है 275। If the accused pleads guilty, the magistrate shall record the plea as nearly as possible in the words used by the accused and may in his discretion convict him thereon. Same चीज है कि अगर accused plea of guilt को accept करता है, he accepts that he had committed the offense, तो वहां पर अगर उसने accept किया है तो उस चीज को आपको मैंडेटरली नोट डाउन करना पड़ेगा। लेकिन ये आपकी डिस्क्रिशन है कि आप उस प्ली ऑफ गिल्ट को एक्सेप्ट भी कर सकते हो और उसको रिजेक्ट भी कर सकते हो। कन्विक्शन ऑन प्ली ऑफ गिल्टी इन एब्सेंस ऑफ एक्यूज्ड इन पेटी केसेस। अच्छा, पेटी ऑफेंसेस क्या होते हैं? अगर आपको याद हो, जब मैं आपको इश्यू ऑफ प्रोसेस पढ़ा रहा था तो सेक्शन 229 के अंदर मैंने आपको बताया था कि पेटी ऑफेंसेस क्या होते हैं। पेटी ऑफेंसेस हम उसे कहते हैं जहां पर किसी ऑफेंस के लिए सिर्फ फाइन प्रिस्क्राइब्ड हो, ठीक है, और जो फाइन का अमाउंट है इट इज नॉट मोर देन 5,000 रुपीज। तो अगर ऐसा कोई ऑफेंस है तो उसको हम पेटी ऑफेंस कहते हैं। वेयर अ समन, अब इसमें पढ़ते हैं क्या लिखा है। वेयर अ समन हैज बीन इशूड अंडर सेक्शन 229 एंड द एक्यूज्ड डिजायर्स टू प्लीड गिल्टी टू द चार्ज विदाउट अपीयरिंग बिफोर द मैजिस्ट्रेट, ही शैल ट्रांसमिट टू द मैजिस्ट्रेट बाय पोस्ट और बाय मैसेंजर अ लेटर कंटेनिंग हिज प्ली एंड ऑल्सो द अमाउंट ऑफ फाइन स्पेसिफाइड इन द समन्स, ठीक है। देखिए बेसिकली यहां पर क्या कह रहा है कि अगर सेक्शन 229 के अंदर पेटी ऑफेंस का ट्रायल किया जा रहा है तो यहां पर जब एक्यूज को समन भेजा जाएगा कि आइए आप कोर्ट में प्रेजेंट होइए, तो एक्यूज जो है वो डायरेक्टली प्ली ऑफ गिल्ट जो है उसको एक्सेप्ट कर सकता है। वो कह सकता है कि हाँ मैंने ये ऑफेंस कमिट किया था और जो भी यहां पर फाइन है उस पर्टिकुलर ऑफेंस का दैट ही कैन सेंड बाय अ पोस्ट और अ मैसेंजर, ठीक है। ठीक है, समन्स में ही जब समन भेज जाते हैं ना एक्यूज को तो वहीं पर फाइन का अमाउंट स्पेसिफाई कर दिया जाता है। तो वो रैदर मैजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट होने के बजाय बस जो फाइन का अमाउंट है, देखो प्ली ऑफ गिल्ट रहता है समन में और अलॉन्ग विद दैट फाइन का अमाउंट रहता है, तो प्ली ऑफ गिल्ट को एक्सेप्ट कर लेता है, कहता है कि हाँ मैंने ऑफेंस कमिट किया था एंड अलॉन्ग विद दैट जो फाइन का अमाउंट रहता है वो फाइन का अमाउंट पे कर देता है, ठीक है। क्लॉज 2, द मैजिस्ट्रेट मे इन हिज डिस्क्रिशन convict the accused in his absence on his plea of guilty and sentence him to pay the fine specified in the summons, and the amount transmitted by the accused shall be adjusted towards that fine, or where an advocate authorized by the accused in this behalf pleads guilty on behalf of the accused, the magistrate shall record the plea as nearly as possible in the words used by the advocate and may in his discretion convict the accused on such plea and sentence him as aforesaid। यहाँ पे क्या कह रहा है, अगर मान लो एक्यूज समन से कंप्लाई नहीं किया, ही इज एब्सेंट, ठीक है।
एक सेकेंड, जस्ट टुवर्ड्स द फाइन। हाँ, तो यहां पर एक्यूज क्या कर सकता है, वो सीधा सीधा फाइन जो है वो पोस्ट या मैसेंजर के थ्रू भेज सकता है, या फिर जो एडवोकेट एक्यूज को रिप्रेजेंट करेगा उस एडवोकेट के थ्रू भी वो प्ली ऑफ गिल्ट को एक्सेप्ट करके फाइन को पे कर सकता है। यही कह रहा है 276 में, ठीक है। 277 प्रोसीजर व्हेन नॉट कन्विक्टेड। If the magistrate does not convict the accused under section 275 or section 276, the magistrate shall proceed to hear the prosecution and take all such evidence as may be produced in support of the prosecution, and also to hear the accused and take all such evidence as he produces in his defense. Basically, अगर 275 या फिर सेक्शन 276 के अंदर प्ली ऑफ गिल्ट के बेसिस पर एक्यूज को कन्विक्ट नहीं किया गया, या फिर सपोज वो एक पेटी ऑफेंस था, ठीक है, वहां पर भी जो मजिस्ट्रेट है ना वो सेटिस्फाइड नहीं हुए, मतलब जो भी उन्होंने फाइन्स पे इम्पोज किया था उस चीज से, ठीक है। तो अगर इस चीज से मजिस्ट्रेट सेटिस्फाइड नहीं है तो आगे का फेज क्या आएगा, अगेन वही सेम प्रोसीजर फॉलो होगा कि हम प्रोसिक्यूशन को इनवाइट करेंगे कि वो अपने साइड के एविडेंसेस और विटनेसेस को प्रोड्यूस करे, और फिर उसके बाद सब्सिक्वेंटली हम डिफेंस को मौका देंगे कि वो अपने साइड के विटनेसेस और एविडेंसेस को फर्निश करे। वही सेम प्रोसीजर फॉलो हो रहा है यहाँ पे भी। The magistrate may, if he thinks fit, on the application of the prosecution or the accused, issue a summons to any witness directing him to attend or to produce any document or other thing। वही बात कह रहा है कि मान लो डिफेंस जो है वो ये एप्लीकेशन सबमिट करता है कि हम चाहते हैं कि इस विटनेस को कोर्ट में बुलाया जाए ताकि हमारा केस जो है वो स्ट्रांग बन सके, तो वो अगर एप्लीकेशन सबमिट करते हैं तो मजिस्ट्रेट उस एप्लीकेशन से सेटिस्फाइड होके उस विटनेस को समन भेज सकते हैं जो कि एक्यूज ने रिक्वेस्ट किए कि इसको कोर्ट में बुलाएं। द मजिस्ट्रेट मे बिफोर समनिंग एनी विटनेस ऑन सच एप्लीकेशन रिक्वायर दैट द रीजनेबल एक्सपेंसेस ऑफ द विटनेस इंकर्ड इन अटेंडिंग फॉर द पर्पसेस ऑफ द ट्रायल बी डिपॉजिटेड इन कोर्ट। बेसिकली अगर एक्यूज ने किसी भी विटनेस को बुलाया है तो उस विटनेस के आने जाने का जो खर्चा है वो एक्यूज को कोर्ट में डिपॉजिट करना पड़ेगा, ठीक है। 278 में आते हैं, एक्विटल और कन्विक्शन। इफ द मैजिस्ट्रेट अपॉन टेकिंग द एविडेंस रेफर्ड टू इन सेक्शन 277, इसको हम कहते हैं डाइट मनी बाय द वे, ये हमने पहले बहुत बार पढ़ा है। इफ द मैजिस्ट्रेट अपॉन टेकिंग द एविडेंस रेफर्ड टू इन सेक्शन 277 एंड सच फर्दर एविडेंस इफ एनी एज ही मे ऑफ हिज ओन मोशन कॉज टू बी प्रोड्यूस्ड finds the accused not guilty, he shall record an order of acquittal। बेसिकली वही बात कह रहा है कि अगर सफिशिएंट एविडेंस एक्यूज के अगेंस्ट में नहीं मिला तो जो मजिस्ट्रेट है वो उसको एक्विट कर सकते हैं। वेयर द मजिस्ट्रेट डज नॉट प्रोसीड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 364 और सेक्शन 401, ही शैल इफ ही फाइंड्स द एक्यूज गिल्टी पास सेंटेंस अपॉन हिम अकॉर्डिंग टू लॉ। बेसिकली जो आपका सेक्शन 364 और 401 है ये उन सिचुएशंस की बात करता है जहां पर एक्यूज ना एक एप्लीकेशन सबमिट करता है कोर्ट में कि जो मुझे पनिशमेंट मिलने वाली है मैं उसको झेलने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि कुछ दिन के लिए मुझे बेल पर छोड़ दिया जाए, मेरा कुछ घर का कामकाज है, बीवी को संभालना है, बच्चों की पढ़ाई देखनी है, बच्चों को डांटना है, ये सारी की सारी सिचुएशंस करने के बाद जो मेरा पनिशमेंट है मैं उसको बाद में फेस कर लूंगा, ठीक है। तो अगर मान लो कोर्ट सेक्शन 364 या फिर 401 में एंटर नहीं करते हैं तो वहां पर अगर एक्यूज गिल्टी है तो सेंटेंस हियरिंग के लिए एक डेट डिसाइड करेंगे और उसको सेंटेंस अवॉर्ड कर देंगे। इज दैट क्लियर? अ मैजिस्ट्रेट मे अंडर सेक्शन 275 और सेक्शन 278 convict the accused of any offense triable under this chapter which from the facts admitted or proved he appears to have committed, whatever may be the nature of the complaint or summons, if the magistrate is satisfied that the accused would not be prejudiced thereby। बेसिकली यहाँ पर ये कह रहा है कि हमने accused को नोटिस ऑफ एक्यूजेशन दिया है, उसको हमने बताया है कि तुमने क्या ऑफेंस कमिट किया, लेकिन ट्रायल के दौरान पता ये चलता है कि एक्यूज ने कोई और ऑफेंस कमिट किया है, ठीक है। तो अगर ये चीज पता लगने से एक्यूज किसी भी प्रकार से प्रेजुडिस नहीं हो रहा है तो यहां पर जो भी ऑफेंस का पता लगता है उस ऑफेंस के लिए भी हम एक्यूज्ड को पनिशमेंट अवॉर्ड कर सकते हैं। क्लियर है आपको ये चीज? अगर प्रेजुडिस होगा तो ऑब्वियस सी बात है जो ट्रायल है इट विल बी विशिएटेड। नॉन अपीयरेंस और डेथ ऑफ कंप्लेनेंट। इफ द समन्स हैज बीन इशूड ऑन कंप्लेंट and on the day appointed for the appearance of the accused or any day subsequent thereto to which the hearing may be adjourned, the complainant does not appear, the magistrate shall, after giving 30 days time to the complainant to be present, notwithstanding anything herein before contained, acquit the accused unless for some reason he thinks it proper to adjourn the hearing of the case to some other day। Basically यहाँ पर क्या कह रहा है कि जिस दिन ट्रायल है
उस दिन कंप्लेनेंट को बुलाया गया। अब कंप्लेनेंट कोर्ट में आया ही नहीं, उसके नहीं आने की वजह से ट्रायल को एडजर्न करना पड़ा। ठीक है, एडजर्न करने के बाद हम कंप्लेनेंट को 30 डेज का टाइम फ्रेम देंगे, जिस बीच में उसको ट्रायल के टाइम पर अपनी प्रेजेंस को इंश्योर करवाना है। ठीक है, अगर वो 30 दिन में प्रेजेंट नहीं होता है तो हम एक्यूज्ड को एक्विट कर देंगे। याद रखना, यहां पर हम एक्विट कर रहे हैं, इसका मतलब यहां पर सेक्शन 337 जो था विच रिलेट्स टू डबल जेपर्डी, ठीक है, उसका प्रिंसिपल अप्लाई होगा। मतलब सब्सिक्वेंटली उस सेम ऑफेंस के लिए एक्यूज का ट्रायल नहीं किया जाएगा। क्लियर आपको? Provided that where the complainant is represented by an advocate or by the officer conducting the prosecution, or where the magistrate is of opinion that the personal attendance of the complainant is not necessary, the magistrate may dispense with his attendance and proceed with the case. अब मतलब मान लो कंप्लेनेंट का उस टाइम पे कोर्ट में प्रेजेंट होना जरूरी है ही नहीं, बल्कि कंप्लेनेंट के बजाय जो उसका एडवोकेट है वो कोर्ट में प्रेजेंट है, तो यहाँ पर कोर्ट इस सिचुएशन को भी एक्सेप्ट कर सकता है कि ठीक है, तुम मत आओ, अपने एडवोकेट को भेज दो, हम उसके प्रेजेंस में भी ट्रायल को कंडक्ट करवा सकते हैं। ठीक है, बट ये एक एक्सेप्शन है, इट्स अ प्रोवाइजो, इट एक्ट्स एज एन एक्सेप्शन टू द जनरल रूल। मतलब जनरल रूल ये है कि कंप्लेनेंट को कोर्ट में प्रेजेंट होना ही पड़ेगा, लेकिन इन सम सिचुएशन हम जो उसके एडवोकेट है उसको भी अलाउ कर सकते हैं कि वो कंप्लेनेंट को रिप्रेजेंट कर दे इन द ट्रायल। ठीक है, सबसेक्शन 2, द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 1 shall so far as may be apply also to cases where the non appearance of the complainant is due to his death। ठीक है, सबसेक्शन 1 का जो प्रिंसिपल है ये तब भी अप्लाई होगा जब कंप्लेनेंट की डेथ हो जाए। ठीक है, अप्लाई ऑल्सो टू केसेस वेयर द नॉन अपीयरेंस ऑफ द कंप्लेनेंट इज ड्यू टू हिज डेथ। ठीक है, यही कह रहा है कि सबसेक्शन 1 का जो प्रिंसिपल है, जो प्रोवाइजो वगैरह है, इट विल बी अप्लाइड इवन इन द सिचुएशन व्हेन द कंप्लेनेंट डाइज। मतलब कि ऐसे सिचुएशन में हम क्या करेंगे, जो उसका एडवोकेट है उसको अलाउ कर देंगे कि वो ट्रायल को फर्दर मतलब प्रोसीडिंग को कंटिन्यू करवाए। क्लियर है आपको? विड्रॉल ऑफ कंप्लेनेंट, withdrawal of complaint. If a complainant at any time before a final order is passed in any case under this chapter satisfies the magistrate that there are sufficient grounds for permitting him to withdraw his complaint against the accused, or if there be more than one accused against all or any of them, the magistrate may permit him to withdraw the same and shall thereupon acquit the accused against whom the complaint is so withdrawn. Basically यहाँ पर ये कह रहा है कि जजमेंट आने से पहले कंप्लेनेंट कभी भी अपने कंप्लेंट को वापस ले सकता है, लेकिन यहाँ पर कोर्ट की सेटिस्फैक्शन चाहिए हमको। ठीक है, और अगर कंप्लेनेंट ने कंप्लेंट को वापस ले लिया तो यहाँ पर क्योंकि ये ट्रायल का फेस चल रहा है तो यहाँ पर डिस्चार्ज नहीं होगा, यहाँ पर एक्विटल होगा। और अगेन जो सेक्शन 337 का प्रोहिबिशन है इट विल बी अप्लाइड हियर, मतलब सब्सिक्वेंटली उस सेम ऑफेंस के लिए एक्यूज का ट्रायल नहीं किया जाएगा। 281, पावर टू स्टॉप प्रोसीडिंग्स इन सर्टेन केसेस in any summons case instituted otherwise than upon complaint। ठीक है, ये बेसिकली आपकी पुलिस रिपोर्ट के बेसिस पर कि समन्स केस के ट्रायल को शुरू किया गया या फिर सुओ मोटो। A magistrate of the first class or with the previous sanction of the chief judicial magistrate, any other judicial magistrate may, for reasons to be recorded by him, stop the proceedings at any stage without pronouncing any judgment, and where such stoppage of proceeding is made after the evidence of the principal witnesses has been recorded, pronounce a judgment of acquittal, and in any other case release the accused, and such release shall have the effect of discharge। बहुत ध्यान से इस चीज को समझिएगा जो मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, अगर मान लो एक समन्स केस है जिसको इंस्टीट्यूट किया गया बेस्ड ऑन अ पुलिस रिपोर्ट और सुओ मोटो, ठीक है, तो वहां पर मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास या फिर एनी अदर मजिस्ट्रेट अगर उनको सीजीएम की परमिशन हो तो ट्रायल को, प्रोसीडिंग को कभी भी रोक सकते हैं। देखिए आप प्रोसीडिंग टर्म यूज हुआ है, ट्रायल नहीं यूज हुआ है। मतलब कि जो पूरी प्रोसीडिंग होगी, मतलब जो आपका इशू ऑफ प्रोसेस होगा, चार्ज फ्रेमिंग होगा, मतलब जो नोटिस ऑफ एक्यूजेशन होगा, कहीं पे भी रोक सकते हैं। ठीक है, मतलब रोकने का ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान समझ चीज़ों को क्या है, अगर ट्रायल से पहले रोक देते हैं तो देयर विल बी अ डिस्चार्ज। ठीक है, अब आगे क्या कहता है, इज मेड आफ्टर द एविडेंस ऑफ द प्रिंसिपल विटनेस हैज बीन रिकॉर्डेड। और अगर ट्रायल शुरू होने के बाद प्रिंसिपल विटनेस का जो टेस्टिमनी था उसको ले लिया गया है। देखिए प्रिंसिपल विटनेस के टेस्टिमनी लेने से पहले अगर प्रोसीडिंग को रोक दिया जाता है और एक्यूज को छोड़ दिया जाता है तो यहाँ पर डिस्चार्ज होगा। लेकिन अगर प्रिंसिपल विटनेस के एविडेंसेस को रिकॉर्ड कर लिया गया है और उसके बाद जो मजिस्ट्रेट है वो इस ओपिनियन पे है कि ट्रायल को आगे प्रोसीड करने की कोई आवश्यकता नहीं है, तो इस सिचुएशन में देयर विल बी एक्विटल। अब इन दोनों का इफेक्ट जो है वो डिफरेंट होता है। डिस्चार्ज में आप दोबारा सेम ऑफेंस के लिए प्रोसिक्यूशन चालू करवा सकते हैं, लेकिन अगर एक्विटल हो गया है तो सेक्शन 337 जो है वो एप्लीकेशन में आ जाएगा। ठीक है,
282. When in the course of the trial of a summons case relating to an offence punishable with imprisonment for a term exceeding 6 months, it appears to the magistrate that in the interest of justice, the offence should be tried in accordance with the procedure for the trial of warrant cases. Such magistrate may proceed to rehear the case in the manner provided by this Sanhita for the trial of warrant cases and may recall any witness who may have been examined. अब बेसिकली ये कह रहा है कि एक समन्स केस था, ठीक है, और जो ये ऑफेंस है, मतलब जिसका समन्स ट्रायल किया जा रहा है, उस ऑफेंस की पनिशमेंट इज मोर देन 6 मंथ्स. ठीक है, मोर देन 6 मंथ्स एंड लेस देन 2 years. ठीक है, अभी भी हम इसको समन्स केस ही मान रहे हैं. ठीक है, अगर मान लो ऐसा कोई सिचुएशन खड़ा हो जाए जहां पे मैजिस्ट्रेट को लगे इवन दो ये जो ऑफेंस है ये इसका समन्स ट्रायल ही आपको करना है, इट्स अ समन्स केस, लेकिन सिचुएशन ऐसी है ना कि यहां पर समन्स केस करना वुड नॉट मेक लाइक समन्स ट्रायल करना वुड नॉट मेक सेंस, बिकॉज लाइक सपोज मान लो जैसे कि डिफेमेशन एक ऑफेंस है और डिफेमेशन में जो मैक्सिमम प्रिस्क्राइब पनिशमेंट है इट इज 2 years, 2 साल की इंप्रिजनमेंट दी जा सकती है. ठीक है, तो यहां पर जो ट्रायल होगा इट विल बी समन्स ट्रायल. लेकिन जो एक्यूज्ड है उसने डिफेमेशन किया था किसी हायर डिग्निटरी का, ठीक है, फॉर एग्जांपल गवर्नर या फिर प्रेसिडेंट, तो ऑब्वियस सी बात है यहां पर ये बहुत ही सीरियस ऑफेंस बन गया. इवन दो इसकी जो मैक्सिमम प्रिस्क्राइब पनिशमेंट है वो 2 साल है, बट इट हैज नाउ बिकम अ वेरी सीरियस ऑफेंस. तो यहां पर जो कोर्ट है वो क्या कर सकते हैं कि इवन दो ये एक समन्स का ही ऑफेंस है, समन ट्रायल का ही ऑफेंस है, वो इसको कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू एन ऑफेंस which can be tried under warrant trial. Is that clear? ठीक है, मैंने आपको एक एग्जांपल दे दिया, इस एग्जांपल को नोट कर लीजिएगा. और ऐसे सिचुएशन में अगर उसका नेचर चेंज किया गया, उसको एक वारंट केस बना दिया गया, ठीक है, तो वहां पर जितने भी विटनेसेस को पहले एग्जामिन कर लिया गया था उनको री एग्जामिन किया जा सकता है. इज दैट क्लियर? ठीक है, अब इसमें और कुछ नहीं है, इतना ही था. मुझे पता है मैं बहुत इसमें चीज़ों को जल्दीबाजी में पढ़ा रहा हूँ, बट क्योंकि ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको बस इसमें कहानी को समझना है. जो लोग एग्ज़ाम कंडक्ट करवाते हैं वो एक्सपेक्ट करते भी नहीं है कि आपको सारे सेक्शंस वर्ड बाय वर्ड याद हो, लेकिन दे एक्सपेक्ट यू टू नो एटलीस्ट द प्रोसीजर. तो प्रोसीजर को ध्यान रखिएगा, खास करके सेशंस कोर्ट का जो ट्रायल होता है उसके प्रोसीजर को, ठीक है, जो मैंने आपको ऊपर समझाया था. ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. नेक्स्ट लेक्चर में मैं सोच रहा हूँ कि हम लोग मेंटेनेंस शुरू कर देते हैं. ठीक है, सेक्शन 144 ऑफ BNSS. समरी ट्रायल मैं आपको बाद में करवा दूंगा, अभी हम लोग सेक्शन 144 BNSS में एंटर करेंगे. उसको थोड़ा समझना आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बिकॉज देयर इज़ अ लेजिस्लेटिव एरर देयर, जो मेरे को आपको समझाना है कि क्या लेजिस्लेटिव एरर किया गया है मेंटेनेंस के प्रोविजन को बनाने में. ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में. थैंक यू सो मच.